everyone, welcome to our YouTube channel CA संसार. My name is शिवांगी मित्तल. I am a chartered accountant by profession. आज के इस वीडियो में हम लोग ड्यू डेट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. फाइनेंशियल ईयर जस्ट अभी एंड ही हुआ है, तो अभी हमें इनकम टैक्स रिटर्न्स भी फाइल करनी है, हमारी ऑडिट रिपोर्ट्स भी जानी है, टैक्स ऑडिट की, ट्रांसफर प्राइसिंग की. तो उनकी क्या क्या ड्यू डेट्स हैं वो हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे. इसी के साथ कुछ अमेंडमेंट्स हुई हैं बिलेटेड और रिवाइज रिटर्न की ड्यू डेट्स में बाय फाइनेंस एक्ट 2021, जो कि एप्लीकेबल है हमारे फाइनेंशियल ईयर 2021, बेसिकली असेसमेंट ईयर 21-22 की ड्यू डेट्स में. तो वो भी इस वीडियो के थ्रू हम कितना टाइम लिमिट हो गया है वो भी हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे. सो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को. इस वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं एक बार हम समराइज फॉर्म में देख लेते हैं. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ओरिजिनल ड्यू डेट्स इन केस ऑफ इंडिविजुअल्स, कंपनीज, पार्टनरशिप फर्म्स, एचयूएफ और जो पार्टनरशिप फर्म्स के जो पार्टनर्स होते हैं तो उनकी ड्यू डेट्स के बारे में हम लोग देखेंगे. नेक्स्ट आता है टाइम लिमिट्स फॉर बिलेटेड और रिवाइज रिटर्न्स. ये जो है टाइम लिमिट्स जो है ये रिड्यूस कर दी गई है बाय फाइनेंस एक्ट 2021. तो वो जो हम 31 मार्च तक रिटर्न जो हम फाइल करते थे कि बिलेटेड रिटर्न हो जाएगी 31 मार्च तक हो जाएगी, तो वो भी हमारा थोड़ा रिड्यूस हो गया है. तो कितने टाइम से रिड्यूस हुआ है वो भी हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे. नेक्स्ट आता है हमारा ड्यू डेट्स फॉर टैक्स ऑडिट एंड टीपी ऑडिट रिपोर्ट. हमारे जो टैक्स ऑडिट होता है फॉर्म 3CA, 3CB, 3CD जाता है और ट्रांसफर प्राइसिंग की भी रिपोर्ट जाती है फॉर्म 3CB से हमारा सबमिट होता है. तो उसकी क्या ड्यू डेट है वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे. सो आइए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं ओरिजिनल ड्यू डेट्स की. ओरिजिनल ड्यू डेट्स विद रिस्पेक्ट टू इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, हमारी आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट क्या है वो हम देखते हैं. जो ओरिजिनल ड्यू डेट है अंडर सेक्शन 139(1) फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021, मैं यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2021 की ही ड्यू डेट्स आपके सामने बता रही हूँ. तो ये मैंने इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, इन केस ऑफ इंडिविजुअल्स, इन केस ऑफ कंपनीज एंड इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स. सो स्टार्ट करते हैं इन केस ऑफ इंडिविजुअल्स. जो एक बहुत नॉर्मल इंडिविजुअल्स होते हैं, जैसे कि सैलरी इनकम हो गई. नॉर्मल इंडिविजुअल्स मतलब जिनकी जो इनकम है वो एक नॉर्मल सोर्स से आ रही है, जैसे कि सैलरीड इंडिविजुअल्स हो गए, जिनका सपोज करो एफडी का इंटरेस्ट आ रहा हो. तो इस टाइप के इंडिविजुअल्स के जो ड्यू डेट है वो है 31 जुलाई 2021. सो अगर आप एक सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं और आपकी कोई और इनकम नहीं है तो फिर आपको ड्यू डेट तो आपको जो अपनी आईटीआर है वो फाइल करनी है कब तक, 31 जुलाई 2021 तक. अब सपोज करो कोई इंडिविजुअल है, वो उसका एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है जिसका ऑडिट होना है, तो उसके लिए ड्यू डेट क्या होगी, क्योंकि ऑडिट होना है तो वो हो जाएगा 31 अक्टूबर 2021. तो ऐसे इंडिविजुअल्स जिनका ऑडिट होना है फॉर व्हाटसोएवर द रीजन, सो उनका जो ड्यू डेट है वो उनका जो आईटीआर फाइलिंग ड्यू डेट है वो जाएगा 31 अक्टूबर 2021. नेक्स्ट आता है इन द केस ऑफ कंपनीज. अब कंपनीज में मैंने इसको कैटेगराइज किया है 2 पार्ट में. एक ऐसी कंपनी जिसका टीपी ऑडिट रिक्वायर्ड नहीं है. टीपी ऑडिट इज बेसिकली द ट्रांसफर प्राइसिंग ऑडिट. उनकी कोई एसोसिएट एंटरप्राइज बाहर नहीं है, किसी एसोसिएट एंटरप्राइज के साथ वो ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं, और वो एक बहुत नॉर्मल सी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, तो जिसका टीपी ऑडिट नहीं होना है बेसिकली अंडर सेक्शन 92E. और दूसरी मैंने कैटेगराइज किया है जिसका ट्रांसफर प्राइसिंग ऑडिट होना है. तो इन दोनों की जो आईटीआर फाइलिंग ड्यू डेट है वो क्या होगी. सपोज करो आपका टीपी ऑडिट नहीं होना है, सो आपके केस में जो ड्यू डेट है आईटीआर फाइलिंग का ये होगा 31 अक्टूबर 2021. 31 अक्टूबर तक आपको जो अपनी आईटीआर है वो फाइल करनी है इन केस ऑफ कंपनीज, अगर आपका टीपी ऑडिट नहीं होना. इन केस अगर आपका ट्रांसफर प्राइसिंग ऑडिट होना है एज रिक्वायर्ड बाय अंडर सेक्शन 92E, सो इन दिस केस आपको जो आईटीआर है अपनी फाइल करनी है 30 नवंबर 2021 तक. नेक्स्ट आता है इन द केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स. पार्टनरशिप फर्म्स को भी मैंने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, व्हेन ऑडिट इज नॉट रिक्वायर्ड एंड व्हेन ऑडिट इज रिक्वायर्ड 21 तक. सो सपोज करो आपके एक पार्टनरशिप फर्म है जिसका ऑडिट नहीं हो रहा, तो 31 जुलाई तक आपको अपनी आईटीआर फाइल करनी है. और अगर आपका ऑडिट हो रहा है पार्टनरशिप फर्म का, आपकी टर्नओवर 40 लाख से ऊपर है, सो आपको 31 अक्टूबर तक आईटीआर फाइल करनी है. अब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि जो पार्टनर्स होते हैं पार्टनरशिप फर्म्स के, कि उनको कब आईटीआर फाइल करनी है. क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जैसे ही हमारी जो पार्टनरशिप फर्म है उसका जो आईटीआर फाइलिंग ड्यू डेट है 31 जुलाई, जब वो फाइनलाइज होगी उसकी बुक्स 31 जुलाई या 31 अक्टूबर को, तभी वो लोग पार्टनर्स भी अपनी रिटर्न फाइल कर पाएंगे. सो इन सच केस जो पार्टनर्स हैं पार्टनरशिप फर्म्स की, उनको कब आईटीआर फाइलिंग का ड्यू डेट होना चाहिए. सो सपोज करो आप उस फर्म के पार्टनर हो जिसके अकाउंट्स ऑडिट नहीं हुए हैं, जिसके अकाउंट्स ऑडिट होने का रिक्वायरमेंट नहीं था, तो आपको जो अपनी रिटर्न है वो फाइल करनी है 31 जुलाई 2021 तक. और सपोज करो आप एक पार्टनर हो उस फर्म के जिसके अकाउंट्स
आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड, जिसका ऑडिट हुआ है किसी फर्म का और आप उस फर्म में पार्टनर हो, तो उसका ड्यू डेट है 31 अक्टूबर 2021। अब सपोज करो आप दो फर्म्स में पार्टनर हो, एक में ऑडिट हो गया, एक में नहीं हुआ, सो इन सच केस आपकी आयकर फाइलिंग ड्यू डेट भी 31 अक्टूबर 2021 ही मानी जाएगी, क्योंकि आपको अल्टीमेटली जब आपका फाइनल बुक्स क्लोज होंगी दोनों फर्म्स की, तभी आपको आईटीआर अपनी फाइल करनी होगी। नेक्स्ट आता है एक अमेंडमेंट डिक्लेयर करी पोर्तुगीज सिविल कोड से रिलेटेड आईटीआर फाइलिंग में। अब ये पोर्तुगीज सिविल कोड क्या होता है, इसके बारे में हम जानते हैं। अभी ये जो सेक्शन है जो अभी मैं वीडियो में बताने वाली हूँ, ये मैं बताने वाली हूँ कि कभी आपने जब आईटीआर फाइल करी होगी, अगर खुद से कभी आईटीआर फाइल करी है, तो आईटीआर में ऑप्शन आता है कि क्या आप एक ऐसी इंडिविजुअल हो जिसपे पोर्तुगीज सिविल कोड अंडर सेक्शन 5 एप्लीकेबल है, एंड हम लोग बहुत आसानी से उस पर नो टिक करके आगे निकल जाते हैं। तो ये बेसिकली कभी आपने सोचा है कि पोर्तुगीज सिविल कोड क्या होता है? आइए उसके बारे में जानते हैं, थोड़ा सा एक लिटिल ओवरव्यू लेते हैं एंड देन हम उसको देखते हैं। व्हाट इज पोर्तुगीज सिविल कोड? ये सेक्शन 5A क्या है? द पोर्तुगीज सिविल कोड इन इंडिया इज एप्लीकेबल ओनली टू द स्टेट ऑफ गोवा, द यूनियन टेरिटरीज ऑफ दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। जो पोर्तुगीज सिविल कोड है वो सिर्फ 3 स्टेट्स में एप्लीकेबल है, एक स्टेट में एप्लीकेबल है और 2 यूनियन टेरिटरीज में एप्लीकेबल है। वन इज गोवा, गोवा वाले स्टेट में पोर्तुगीज सिविल कोड एप्लीकेबल है, और यूनियन टेरिटरीज आती हैं दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। If you're not governed by the laws of these places, you should select no for this question. However, in case you're governed by the laws of any of these places, you should select yes. Normally क्या होता है, जैसे हम लोग नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं या साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो जब भी पोर्तुगीज सिविल कोड वाला जो आईटीआर में हम ऑप्शन देखते हैं, we just click the no button and then proceed with our ITR. बट येस, व्हेन इट कम्स टू दोज इंडिविजुअल्स जो कि गोवा में रिसाइड करते हैं या फिर यूनियन टेरिटरीज में रहते हैं, जैसे दादरा नगर हवेली या दमन एंड दीव में, अगर वो रिटर्न फाइल करते हैं तो उनके ऊपर ये पोर्तुगीज सिविल कोड एप्लीकेबल है। अब ये होता क्या है? As per Portuguese Civil Code, whatever income is earned by the husband and the wife from all sources except salary income from employment shall be apportioned equally between both the spouses. क्या कहता है पोर्तुगीज सिविल कोड? अगर हिंदी में हम बोले तो इसको ऐसे कह सकते हैं कि सपोज करो एक हस्बैंड अपना हस्बैंड और वाइफ अपनी इनकम अर्न करती हैं एक्सेप्ट सैलरी इनकम, क्योंकि सैलरी इनकम से हमें पता है कि वो इस पर्टिकुलर एम्प्लॉयर के अंडर वो काम करते हैं, तो वो एक बेसिकली डायरेक्टिव है कि हम पता कर सकते हैं कि किसकी इनकम है वो। अगर हस्बैंड और वाइफ जिन उनकी जो भी मिला के इनकम होती है एक्सेप्ट सैलरी इनकम, वो दोनों में इक्वल बट जाती है, तो शैल बी अपोर्शन इक्वली बिटवीन बोथ द स्पाउसेस। सपोज करो दो हस्बैंड एंड वाइफ हैं, मतलब एक ही हस्बैंड और वाइफ है, गोवा में रहते हैं और लेट्स अज्यूम उनकी 10 लाख की इनकम है, सैलरी इनकम कोई नहीं है, 10 लाख की है, तो क्या होगा कि एज पर पोर्तुगीज सिविल कोड उनकी 5 लाख की हस्बैंड की इनकम हो जाएगी और 5 लाख की वाइफ की इनकम हो जाएगी, एंड अकॉर्डिंगली उनकी रिटर्न हम फाइल करेंगे। So the income portion shall be added to the total income of each spouse separately, and each spouse should disclose only his or her share of income in the income tax return. As per section 5A of the Income Tax Act, जो section 5A है Income Tax Act का, all incomes of individuals governed by Portuguese Civil Code are taxed in this manner except income from salary earned from the employer. जो section 5A है Income Tax Act का, वो ये कहता है कि जो भी इन individuals का जिन पे पोर्तुगीज सिविल कोड एप्लीकेबल है, वो इसी मैनर में टैक्सेशन लगेगा एक्सेप्ट उनकी सैलरी इनकम को छोड़कर। सैलरी इनकम इज नॉट अपोर्शन टू बोथ द स्पाउसेस एंड इज ओनली द इनकम ऑफ द पर्सन हु हैज अर्नड इट। सैलरी इनकम ही होगी कैसी, जो कि जिसने अर्न करी है उसी की रिस्पेक्टिव अकाउंट में जाएगी, उसी में हम मानेंगे कि उसने इनकम को अर्न किया है। इवन दो इंडिया हैज डिफरेंट सिविल लॉज फॉर डिफरेंट रिलीजन्स communities, the Portuguese Civil Code applies to everyone residing in the area in which this is applicable regardless of the religion of the person. अब नॉर्मली हम लोग सोचते हैं कि गोवा में क्रिश्चियंस रहते होंगे और हिंदूज रहते होंगे, तो ऐसे ये कोई रिलीजियस बेस्ड एग्जेम्पशन नहीं है, ये इट्स लाइक एग्जेम्पशन भी नहीं बोलेंगे, ये जो कोई रिलीजियस बेस्ड सेक्शन नहीं है, इट्स जस्ट कि आपका रिलीजन कुछ भी हो तो भी आपके पोर्तुगीज सिविल कोड एप्लीकेबल होगा अगर आप उस एरिया में रहते हैं तो यही है हमारा एक ओवरव्यू पोर्तुगीज सिविल कोड से रिलेटेड। अब अमेंडमेंट क्या की गई फाइनेंस एक्ट 2021 में, इसको देखते हैं। Since the total income of a partner can be determined after the books of accounts of such firms
have been finalized, the due dates of partners are already aligned with the due date of the firm. अब नॉर्मली क्या होता है कि जब जैसे ही हमारी कोई पार्टनरशिप फर्म है जिसका ऑडिट हो रहा हो, उसमें जब हम इनकम ऑफ द पार्टनर निकालते हैं वो हम तभी डिटरमिन कर सकते हैं जब उस फर्म का ऑडिट कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो इसलिए क्या किया गया, जो ड्यू डेट्स है पार्टनर्स का वो ऑलरेडी अलाइन कर दिया गया विद द ड्यू डेट ऑफ द फर्म। मतलब अगर सपोज करो कोई फर्म है जिसका ऑडिट होना है और ऑडिट की वजह से तो उसका फर्म का जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट है वो है हमारा 31 अक्टूबर, तो पार्टनर का भी हमारा 31 अक्टूबर ही है, क्योंकि जब बुक्स फाइनलाइज होंगी तभी पार्टनर की भी हो पाएगी। Thus, the due date for filing of original return of income of such partner is 31st October of the assessment year. However, this relaxation is not there for spouse of such partner to whom Section 5A of the Act applies. अब सपोज करो क्या होता था कि ये जो तीन हमारी गोवा है, यूनियन टेरिटरी दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव है, इन पे ये जो रिलैक्सेशन था कि आप 31 अक्टूबर तक रिटर्न फाइल कर सकते हो, ये उनके स्पाउस पे एप्लीकेबल नहीं था जिन पे सेक्शन 5 एप्लीकेबल है। तो इसलिए सेक्शन 139(1) में ये एक पॉइंट ऐड किया गया कि therefore it is proposed that the due date for the filing of original return of income be extended to, तो सपोज करो आपकी एक फर्म है, वो उसका ऑडिट होना है और उसका ऑडिट आईटीआर फाइलिंग ड्यू डेट जो है फर्म की वो है 31 अक्टूबर, तो पार्टनर की तो 31 अक्टूबर है, बट क्योंकि स्पाउस का 5A का पहले एग्जेम्पशन नहीं था तो वो हमारा इंट्रोड्यूस किया गया फाइनेंस एक्ट 2021 में। तो नाउ जो स्पाउस है वो भी आपका 31 अक्टूबर तक रिटर्न फाइल कर सकती है, बिकॉज उसकी इनकम भी तभी डिसाइड हो पाएगी जब पार्टनर की और जो फर्म की है वो इनकम डिसाइड हो पाए। So therefore, it is proposed that the due date for the filing of original return of income be extended to 31st October of the assessment year in case of a spouse of a partner of a firm whose accounts are required to be audited under this act or under any other law for the time being in force if the provisions of Section 5A applies to them. So I hope you understood what is Portuguese Civil Code, because और उसका जो टाइम लिमिट है स्पाउस के केस में वो रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट आपका बढ़ा दिया गया है। नाउ ये एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग बिलेटेड और रिवाइज रिटर्न। ये एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है जो कि आपको फोकस करना है। नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग अभी तक क्या चलता आ रहा था कि सपोज करो किसी ने ड्यू डेट तक अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी, सो द असेसीज हैव द ऑप्शन कि वो अपनी रिटर्न 31 मार्च तक फाइल कर लें। नाउ फाइनेंस बिल जो 2021 है उसके मेमो में लिखा गया, मेमोरेंडम जो देते हैं उसके साथ, कि सबसेक्शन 4 and 5 of section 139 of the act contain provisions relating to the filing of belated and revised returns of income respectively। जो सबसेक्शन 4 और 5 है 139, बेसिकली बिलेटेड और रिवाइज रिटर्न है वो जो बिलेटेड और रिवाइज रिटर्न है वो ये कहता है कि आपको रिटर्न फाइल करनी है बिफोर द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। बिफोर द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर मतलब 31 मार्च से पहले, या बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द असेसमेंट, या फिर कंप्लीशन असेसमेंट से पहले, whichever is earlier। With a massive technological upgrade in the department where the processes under the act are moving towards becoming fees-less and jurisdiction-less, the time taken to conduct and complete such processes has greatly reduced. So क्योंकि टेक्नोलॉजी का अपडेट बहुत ज्यादा हो गया है, तो जो टाइम टेकन है, जो प्रोसेसिंग जो रिटर्न्स प्रोसेस करने का टाइम लिमिट था वो बहुत रिड्यूस हो गया है। Therefore, it is proposed that the last date for filing of belated और रिवाइज रिटर्न ऑफ इनकम एज अ केस में बी रिड्यूस्ड बाय 3 months। इसलिए ये प्रपोज किया गया कि जो टाइम लिमिट है वो 3 महीने से कम कर दिया गया है। दैट मीन्स द बिलेटेड रिटर्न और रिवाइज रिटर्न को नाउ बी फाइल्ड 3 months बिफोर द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। सो सपोज करो जो 31 मार्च की ड्यू डेट थी वो अब 3 महीने से रिड्यूस होकर 31 दिसंबर तक आ गई है, एंड दैट इज नाउ द ड्यू डेट। की मतलब सपोज करो अगर आप ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल नहीं कर पाते हो तो आपको मैक्सिमम 31 दिसंबर तक अपनी रिटर्न फाइल करनी है विद द लेट फीस, और जो भी आपके इंटरेस्ट लगेगा वो तो अलग ही चीज है, बट आपको जो ड्यू डेट है रिटर्न फाइलिंग का वो मैक्स टू मैक्स 31 दिसंबर है। अब 31 मार्च तक आप नहीं जा सकते आगे। सो यही है इसमें। अब now the time limits for filing belated or revised return as per section 139(4). 139(4) is for the belated return and 139(5) is for the revised return has been reduced by 3 months, and पहले 31 मार्च होता था, अब 31 दिसंबर हो गया है। अब आती है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की ड्यू डेट, वो हमारी 30 सितंबर 2021 है। अभी अंटिल अनलेस गवर्नमेंट एक्सटेंड करे तो बात अलग है, बट इस टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की जो नॉर्मल ड्यू डेट है वो 30 सितंबर 2021 है, जो ओरिजिनल ड्यू डेट है। और इसी तरीके से ट्रांसफर प्राइसिंग की रिपोर्ट की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, जो आपको रिपोर्ट सबमिट करनी है फॉर्म 3C EB आपको जो सबमिट करना है वो आपको 31 अक्टूबर
2021 तक करना है। सो रिमेंबर देयर इज डिफरेंस बिटवीन द रिपोर्ट एंड द रिटर्न। सो रिपोर्ट इज बेसिकली जो एक सीए सर्टिफाई करता है, जैसे कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट हो गई और ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट हो गई, तो वो आपको बेसिकली रिटर्न फाइलिंग के 1 महीने से पहले, मतलब अगर जो ड्यू डेट्स दे रखी है उसके हिसाब से आप ये ध्यान में रखिए कि रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट एक्सटेंड हो गया है एक तारीख से 31 अक्टूबर तक। जैसे ट्रांसफर प्राइसिंग जिनके केस में है, उसमें जो रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट है वो है 30 नवंबर। तो उससे 1 महीने पहले आप आ जाओ, उससे पहले आपकी रिपोर्ट चली जानी चाहिए, तभी आप रिटर्न फाइल कर पाओगे। So this is all for today. I hope you really like this video, and if you like this video then please like, share and subscribe our YouTube channel CA संसार। और for more updates जैसे कि नोटिफिकेशंस हो गए, सर्कुलर्स हो गए, जैसे हम डेली अपलोड करते हैं अपने चैनल पर, तो आप इसी चैनल को फॉलो करते रहिए और लाइक बटन बेल आइकन आप प्रेस कीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरीज हो देन प्लीज आप कमेंट सेक्शन पे या फिर ईमेल आईडी आपको गिवन है, आप उस पर दे सकते हैं। और अगर आपको कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए, एक पर्टिकुलर टॉपिक विच यू वुड लाइक कि उस पर हम एक वीडियो बनाएं, प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, और आप ईमेल कर सकते हैं जैसा भी आपको ठीक लगे, और उस तरीके पे हम डेफिनेटली आपके सामने वो वीडियो आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। सो हैव अ ग्रेट डे एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।